बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योमेट्री सेक्शन में हैं अपने सिलेबस के। ज्योमेट्री सेक्शन का मैं आपको बताता चलूँ बच्चों, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। बेसिकली बच्चों 11 जो है ना, वो सिर्फ आपके पास एक एक्सरसाइज है 11.1, और ये है सिर्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 है इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो मैं इस 11 और 12 को एक ही चैप्टर काउंट करके पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 12 में बच्चों हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री है जिसमें थ्योरम्स होते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ थ्योरम्स भी करने हैं। तो चैप्टर 12 जो है वो रिलेटेड है थ्योरम्स से। ये थ्योरम ज़्यादा नहीं, मैं आपको सिर्फ एक या दो या तीन थ्योरम्स कराऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि थ्योरम्स किस तरीके से किए जाते हैं, ज्योमेट्री का डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 11 में मैं तो इसको एक ही ज्योमेट्री कह रहा हूँ इन दोनों को मिला के। चैप्टर नंबर 11 में हमने जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखने थे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पिछला भी रिव्यू दें। बिल्कुल बेटा, मैं पिछला भी रिव्यू दूंगा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में सबसे पहले हमने, जी हसन बेटा, जी बेटा हसन बोलिए। सर आप दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे, मेरा नेट का इशू हो रहा था। जी जी बेटा, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेटा सबसे पहले हमने देखा पॉइंट, यानी कि जो हमारी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है ना, वो पॉइंट से होती है। जो बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर है वो है पॉइंट। और पॉइंट की डेफिनेशन हमने देखा कि पॉइंट एक ऐसी फिगर होती है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, पॉइंट एक ऐसी फिगर है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। पॉइंट के बाद बच्चों हम लोगों ने क्या देखा? लाइन। लाइन के बाद हमने पढ़ा था लाइन सेगमेंट। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं क्या था पॉइंट, लाइन और लाइन सेगमेंट। बेटा ये है पॉइंट, इट इज बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सम कैपिटल अल्फाबेट। हमने देखा पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी हम ग्राफ नहीं पढ़ रहे बच्चों, ग्राफ पढ़ रहे होते तो फिर पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स भी बताते कि एक एक्स होता है और एक वाई होता है। अभी हम ग्राफ नहीं पढ़ रहे, अभी हम पॉइंट को सिर्फ ज्योमेट्री में देख रहे हैं। तो पॉइंट का हम नाम देते किसी कैपिटल अल्फाबेट से, और पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब पॉइंट हैज नो डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब है लेंथ, विड्थ और हाइट। इन तीनों में से कोई भी डायमेंशन हमारे पास पॉइंट की नहीं होती। 2D 3D, ये 1D भी नहीं होता, 1 डायमेंशनल भी नहीं है। 2 डायमेंशनल यानी कि 2D भी नहीं है, 3 डायमेंशनल यानी कि 3D भी नहीं है। इसी तरीके से बच्चों पॉइंट के बाद हमने देखा जब बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे तो यूनियन ऑफ पॉइंट उसको कहेंगे हम। और ऐसा यूनियन ऑफ पॉइंट जिसके पास 1 डायमेंशन हो, तो उसके पास लेंथ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाइन। लाइन की खास बात क्या होती है बच्चों? इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, एंडिंग पॉइंट भी नहीं होता। तो लाइन को हम नहीं पढ़ सकते। लाइन को हम नाम देते हैं किसी स्मॉल अल्फाबेट जैसे कि एल, या फिर मिसाल के तौर पे इसके दो पॉइंट अगर हमें पता है ए और बी, तो हम इस लाइन को नाम देंगे ए बी, और ऊपर इस तरीके से छोटी सी लाइन का सिंबल बना देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसी तरीके से बच्चों हमने देखा कि जब हम लाइन को स्टडी नहीं कर पाते तो हम लाइन का एक सेगमेंट ले लेते हैं, ए से बी तक का या सी से डी तक का, या कोई से भी दो पॉइंट का जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एंडिंग पॉइंट भी होगा। इसका नाम देंगे हम ए बी, और ऊपर सिर्फ बार बनाएंगे। इसका मतलब है ये लाइन नहीं है बल्कि क्या है बच्चों? लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। ये टॉपिक्स थे बच्चों जो हमने पहले कवर किए थे। आज हम जो है आगे वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे रे क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल के कितने टाइप्स होते हैं, फिर डिफरेंट तरह की लाइंस और डिफरेंट तरह के पॉइंट्स का सिर्फ नाम डिस्कस करेंगे हम। उनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है हमारे पास, सिर्फ आइडिया लेंगे और हम बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक सबको ये सब पॉइंट्स क्लियर हैं। लाइन के बाद, लाइन सेगमेंट के बाद बच्चों अब जो हम नेक्स्ट आइडिया या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो है रे। रे क्या होती है?
रे भी इसी तरह की एक चीज़ है जो कि वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल होने के साथ साथ बच्चों रे की खास बात क्या है कि रे के पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। समझ में आया? रे के पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो सेम वही डेफिनेशन रहेगी रे की। वन डायमेंशनल होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट इट हैज नो एंडिंग पॉइंट। जैसे लाइन में क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं था, एंडिंग पॉइंट भी नहीं था। लाइन सेगमेंट में क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट भी था, एंडिंग पॉइंट भी था। ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? इस फिगर को, इस वन डायमेंशनल फिगर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम कहते हैं रे। रे का नाम भी हम वैसे ही दे सकते हैं अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट का नाम पता हो। समझो एक्स है, अब एंडिंग पॉइंट तो है ही नहीं, एंडिंग पॉइंट तो है ही नहीं इसके अंदर, तो हम खुद से यहाँ पे कोई एक वाई लगा लेते हैं और हम कहेंगे ये एक्स वाई है, और रे के लिए इसके ऊपर इस तरीके से हम बना लेंगे। वैसे इसका कोई ऐसे नाम दिया नहीं जाता। अब ये रे पढ़ना ज़रूरी क्यों था? ये रे पढ़ना ज़रूरी क्यों था? क्योंकि बच्चों जो एंगल बनता है ना हमारे पास, याद रखिएगा, हम एंगल हमेशा गलत बनाते हैं, हम रेस नहीं बनाते, हम सिर्फ इस तरह लाइन बना देते हैं। एंगल हमेशा रेस के बीच में बनता है इस तरीके से, जो डेफिनेशन बताती है। डेफिनेशन बताती है कि ये होता है एंगल। आपसे कोई पूछे भाई एंगल क्या होता है, आप उसको 10 एग्जाम्पल्स देके समझा देंगे, लेकिन डेफिनेशन नहीं पता आपको एंगल की, है ना? आप बता देंगे कि भाई देखें ये है, ये एंगल होता है, और कोई स्क्वायर बना के दिखा दें, उसके अंदर कहें भाई ये एंगल होता है। एंगल तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन डेफिनेशन क्या एंगल की, एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे कि एंगल बना कैसे, तो वो समझने के लिए हमें रे समझना जरूरी है। अब आपको शायद रे समझ में आ गई हो। रे एक वन डायमेंशनल फिगर है जो कि यूनियन ऑफ पॉइंट से बनती है। इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट इट हैज नो एंडिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों? यूनियन ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्या है? जब बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिलते हैं तो डिफरेंट फिगर्स बनना शुरू हो जाती हैं। उन फिगर्स में से हमने कौन कौन सी देख ली हैं? इन फिगर्स में से हमने देख ली है लाइन, लाइन सेगमेंट, और अब हमने देख ली है रे। तो व्हाट इज अ रे? रे is formed by the union of points. It has one dimension. It has a starting point, but it has no ending point. ये कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता। मिसाल के तौर पे आप कहते हो रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट क्यों कहते हो रेज ऑफ लाइट? पता है? क्योंकि आपको पता है लाइट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, बल्ब में से निकल रही है लाइट, है ना? रेज निकल रही है, कैंडल में से निकल रही है, कैंडल में से रेज निकल रही है, लेकिन ये कहाँ तक जा रही है? ये टकरा के घूमते रहती है पूरे रूम में, इनका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता। समझ आ रही है बात? इसलिए इनको हम लाइन ऑफ लाइट नहीं कहते, या लाइन सेगमेंट ऑफ लाइट नहीं कहते, बल्कि हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। समझ में आया बच्चों? क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है, इनका एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता। तो रे एक ऐसी वन डायमेंशनल फिगर है विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। क्लियर है? रे भी समझ में आ गया। अब आते हैं एंगल पे। बच्चों ये एक रे है, गौर से सुनना आप जो बता रहा हूँ। एक रे ये है, ये दो अलग अलग रेज हैं। इनका, इसका एंड पॉइंट अलग है, इसका एंड पॉइंट अलग है। हुँ? अब मैं ऐसी रेज बना रहा हूँ जो हैं तो अलग अलग, लेकिन इसमें क्या खास बात है? इस केस में और इस केस में क्या फर्क है? इसमें भी दो रेज अलग हैं, इसमें भी दो डिफरेंट रेज है। इसमें इनका एंडिंग पॉइंट अलग अलग है, डिफरेंट है। इस केस में इनका एंडिंग पॉइंट कॉमन है बच्चों। कॉमन यानी कि एक ही है। जो स्टार्टिंग पॉइंट इसका है वही स्टार्टिंग पॉइंट इसका है, जिसको हम एंड पॉइंट बोलेंगे ना। स्टार्टिंग पॉइंट के बजाय हम इसको एंड पॉइंट बोल देगा। तो ये क्या क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर कि हमारे पास दो ऐसी रेज हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है। अब इसके बीच में एंगल बन रहा है, इनके बीच में एंगल नहीं बनेगा बच्चों। इसके बीच में एंगल नहीं बना सकता आप। एंगल बनाने के लिए आपको इस तरह की चीज चाहिए कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो। गॉट इट?
तो हम लोग अब बेसिकली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं बच्चों किसकी, एंगल की, और समझ रहे हैं कि एंगल क्या होता है। इसको उर्दू में हम कहते हैं जाविया। उर्दू भी आनी चाहिए ना थोड़ी थोड़ी, है भाई फाइक, उर्दू भी आनी चाहिए लाइब आरिशा। तो इसको हम कहते हैं जाविया। अब हमें कोई बोल रहा होगा हाँ भाई जाविया क्या है, जाविया क्या है, हम बोलेंगे पता नहीं क्या अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, लेकिन अब हम समझ जाएंगे नहीं वो एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी एक मसला है, अभी भी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। मिसाल के तौर पे बच्चों, एक रे ऐसे है और दूसरी रे भी ऐसे ही है, थोड़ी बड़ी है वो रे, वो भी ऐसे ही है, क्योंकि एंडिंग पॉइंट तो है नहीं, मैं जहां तक मर्जी बना दूं। क्या बीच में एंगल बन रहा है इनके? एंगल नहीं बन रहा ना। इसका मतलब है इन रेस को आपस में थोड़ा सा अलग रास्ते पे जाना चाहिए। जब ये थोड़ा डिफरेंट रास्ते पे जाएंगी तो बीच में एंगल बनेगा, वरना एंगल नहीं बनेगा। यानी कि जैसे कि ये दो अगर फिंगर्स क्लोज हैं तो इसके बीच में एंगल नहीं बन रहा। जब ये इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, अब इनके बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, जो सेम डायरेक्शन में जा रही होती है ना बेटा, इनको बोलते हैं कोलिनियर। जो एक ही लाइन पे जा रही होती है इसको क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर। इसका मतलब है ये वाली फिगर कैसी है, कोलिनियर, और ये वाली फिगर कैसी है, नॉन कोलिनियर। पाइक समझ में आ रहा है बेटा? इस डायग्राम में और उस डायग्राम में फर्क समझ में आ रहा है? इसमें भी दो रेज हैं, इसमें भी दो रेज हैं। मुझे कैसे पता चला यहाँ दो रेज हैं? मैंने देखो एरो अलग अलग बनाया है आपको समझाने के लिए कि एक रे ये रही और एक रे ये रही। ठीक है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में यानी कि एक ही लाइन पे जा रही हैं। तो ये वाली रेस कहलाएंगी कोलिनियर और ये वाली रेस क्या कहलाएंगी, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब है ये अलग लाइन पे जा रही है, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, ये अलग लाइन पे जा रही है। क्लियर है? तो आई गेस अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कोलिनियर नॉन कोलिनियर किसको कहते हैं। ठीक है, और एंड पॉइंट कॉमन किसको बोलते हैं? मैंने दो आइडियाज दिए बच्चों यहाँ पर। पहला आइडिया मैंने आपको दिया कि ये रेज हैं, दिखने से लग रहा है नॉन कोलिनियर है, लेकिन इनका एंड पॉइंट भी क्या है, डिफरेंट एंड पॉइंट। और ये वाला जो केस है इसमें भी दो नॉन कोलिनियर रेज है, लेकिन इनका एंड पॉइंट क्या है, इनका एंड पॉइंट क्या है, कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, इस तरह के एंड पॉइंट को बोलेंगे कॉमन एंड पॉइंट, क्योंकि जो एंड पॉइंट इस रे का है वही एंड पॉइंट इस रे का है। कुछ स्टूडेंट्स ने बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए बता दूं बच्चों, हम रे पढ़ रहे हैं। रे क्या होती है, वो भी वन डायमेंशनल फिगर होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट इट इज नो एंडिंग पॉइंट, जस्ट लाइक रेज ऑफ लाइट। और भी बहुत सारी रेज होंगी, मैं मिसाल दे रहा हूँ रेज ऑफ लाइट की। जैसे आपके एंटीना से सिग्नल निकलते हैं तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होता है कि मोबाइल से सिग्नल जो है वो निकल रहा है, लेकिन वो कहाँ तक जा रहे हैं उसका आपको आइडिया नहीं होता। तो वो भी रेज होती हैं। कहते हैं ना रेडियो की रेज या वेव्स हम कैच कर रहे हैं, रेज जो है हम कैच कर रहे हैं, तो वो रेज उसको इसी वजह से कहते हैं बच्चों, क्योंकि वो बिल्कुल रेज की डेफिनेशन पे प्रॉपर फिट होती हैं। और रेज की डेफिनेशन क्या है, अ रे इज द वन डायमेंशनल फिगर जो यूनियन ऑफ पॉइंट से बनती है, विच इज a स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। आई होप आपको ये सारी डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेंगी बच्चों, हमने क्लास में ही कोशिश करके इनको याद कर लिया है। ठीक है, पॉइंट की, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन, रे की डेफिनेशन, इनको नाम देने का तरीका क्या क्या होता है। ठीक है, फिर पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं बच्चों, मैं वो भी बताऊंगा। एंगल्स की क्या क्या टाइप होती है वो भी बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ एंगल की डेफिनेशन। अगर ये दो बातें समझ में आ गई हैं तो अब आपको एंगल की डेफिनेशन भी समझ में आ गई। एन एंगल इज फॉर्म, एंगल कहाँ फॉर्म होगा बच्चों, एंगल फॉर्म होगा बिटवीन, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, बिटवीन टू नॉन कोलिनियर रेज। ये रेज कैसी होनी चाहिए बच्चों, नॉन कोलिनियर, क्योंकि अगर कोलिनियर होंगी तो एंगल बनेगा ही नहीं बीच में। एंगल बनने के लिए कैसी होनी चाहिए बच्चों,
नॉन कोलिनियर, ये है कोलिनियर, ये है नॉन कोलिनियर। तो एंगल कहाँ बनता है? एंगल इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन कोलिनियर रेज। और ये नॉन कोलिनियर रेज कैसे होनी चाहिए? इनका एंड पॉइंट कैसा होना चाहिए बच्चों? कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए। जैसे ये भी नॉन कोलिनियर रेज है लेकिन इनका एंड पॉइंट कॉमन नहीं है, तो एंगल नहीं बन रहा। एंगल बनने के लिए इनका एंड पॉइंट क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो एंगल इज फॉर्म between two non-collinear rays having common endpoint। ठीक है। एंगल को नाम देने के क्या क्या तरीके हैं बच्चों? मिसाल के तौर पे इनका स्टार्टिंग पॉइंट है O। ठीक है, आप बच्चों इसको बोल सकते हो एंगल O, यानी कि दिस इज द सिंबल फॉर एंगल। कितना आसान है, देखो बना हुआ भी एंगल की तरह ही है, एंगल O। एक और तरीका भी है, अगर हमें आर्म्स के नाम पता हो। एंगल के कितने आर्म होते हैं बच्चों? एंगल के दो आर्म होते हैं, एक ये रहा जो पहली रे, ये पहला आर्म कहलाएगा, और ये जो सेकंड रे, ये सेकंड आर्म कहलाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमें एक पॉइंट का नाम पता होता है ए, और यहाँ पर क्योंकि देखो ये सारे पॉइंट ही है ना बच्चों, एंड पॉइंट हमें नहीं पता, लेकिन ये तो हमें पता है यूनियन ऑफ पॉइंट से मिलके बनी है। तो नाम देने के लिए हमने समझा, अगर यहाँ पर बी भी लिख दिया तो इसको हम लोग क्या नाम भी दे सकते हैं? ए ओ बी। एंगल ए ओ बी, ऊपर छोटा सा कैरेट का साइन बना दो। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पर ओ पे बन रहा है, यानी कि एंगल ओ पे बन रहा है। ए ओ बी, या बुशैन का नहीं सर मुझे पसंद नहीं आ रहा है नाम, तो बुशैन ने क्या नाम रख दिया इसका? बी ओ ए। बिल्कुल सही किया, उन्होंने भी सही किया। लेकिन बताने के लिए कि एंगल बी पे बन रहा है, ओ पे बन रहा है या ए पे बन रहा है, तो उन्होंने ए ओ के ऊपर छोटा सा कैरेट का साइन बना दिया। ये ओ है बेसिकली जहाँ से एंगल जनरेट हो रहा है। बाकी ओ ए और ओ बी ये दो आर्म्स हैं। ओ ए एक रे है, हर एंगल के बेटा दो आर्म्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है एंगल दो रेस के बीच में बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम इसी एंगल को नाम दे सकते हैं। हाउ वी गोना रिप्रेजेंट एन एंगल? These are the methods, these are the ways we gonna use to name an angle। Okay, क्लियर हो गया बच्चों? एंगल की डेफिनेशन समझ में आ गई आप सबको? आसान है मेरे ख्याल से, तो कोई मुश्किल नहीं है। अब हम कुछ देख लेते हैं भाई, एंगल्स के कैसे कैसे नाम दे रहे हैं, फाइक भी और बाकी सब भी बताएंगे हमें। मिसाल के तौर पे यहाँ पर है ओ ए बी सी। पहले तो मुझे ये बताओ बच्चों, इसमें कितने एंगल बन रहे हैं? बुशरा ने कहा दो, बुशरा ने जल्दबाजी की और उन्होंने कह दिया दो। हसन कामरान ने कहा दो। अंशरा ने कहा तीन। ओ हो, अंशरा ने कैसे तीन कह दिए भाई? अंशरा ने थोड़ा दिमाग लगाया। फबीहा ने भी तीन कह दिए, लुबावा ने भी तीन कह दिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई एक एंगल ये बन रहा, एक एंगल ये बन रहा, इसी तरीके से एक एंगल ये भी तो बन रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ बच्चों, एंगल वन, जो मैंने यहाँ पर अंदर लिखा है वन, और ये लिखा है टू, और ये जो बाहर बन रहा है इसको मैंने नाम दिया है थ्री, इसको नाम दिया है थ्री। इसके नाम क्या होंगे? एंगल वन का नाम क्या होगा? एंगल वन का नाम क्या होगा बच्चों? अगर आर्म्स के हिसाब से नाम दें हम, तो एंगल वन का नाम क्या होगा? ओ तो नहीं बोल सकते, अब ओ नहीं बोल सकते, क्योंकि ओ पे ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। ओ का मतलब क्या होगा? यानी कि अब हम सिर्फ एंगल ओ नहीं बोल सकते। समझ में आया? जो हमने तीन तरीके सीखे थे नाम देने के लिए, वो हम सारे इसलिए सीखे थे कि जब कोई इस तरह का केस आ जाए, जब देखो सिंगल एंगल है ना बच्चों, ओ लिखा हुआ है, तो उसको नाम दे सकते हो ओ। लेकिन जब एक ही ओ पे इतने सारे एंगल बन रहे हैं, तो फिर अब हमें आर्म्स के साथ नाम देना पड़ेगा। जैसे एंगल वन को मैं देखूंगा वो किस किस आर्म के बीच में, ओ ए और ओ बी, दो आर्म्स के बीच में, तो हम इसको नाम देंगे एंगल
या तो AOB या बुशरा जैसे देती है नाम BOA। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं एंगल BOA। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से पाइक बताएंगे कि एंगल 2 का नाम क्या रखेंगे हम। पाइक डायग्राम को देखते हुए बताओ बच्चा, हम लोग एंगल 2 को कैसे नाम देंगे? फबीहा ने बता दिया, फाइक ने बताना, फाइक ने भी बता दिया भाई। ठीक है, फाइक कह रहे हैं हम इसको नाम देंगे एंगल COB। क्या हम इसको OCB नाम दे सकते हैं? क्योंकि बेटा जहां पर एंगल फॉर्म हो रहा होता है, जो एंड पॉइंट होता है वो बीच में आना चाहिए। यानी कि इसको या तो हम बोलेंगे COB, या हम इसको बोलेंगे BOC, ओ बीच में ही आना चाहिए। अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ कि भाई कैसे नाम दूंगा, तो इस एंगल को अलग से बना लो अपने पास। जैसे मैं तो बहुत कंफ्यूज होता हूँ भाई, तो मैंने अलग से बना लिया। मैंने कहा यहाँ पर O है, यहाँ B था, यहाँ C था। अब देखो नाम देना आसान है, BOC बोल दो या COB बोल दो। मैंने एंगल 2 अलग से बना लिया, इसमें से निकाल कर अलग से बना लिया और नाम देना, उसको नाम दे दिया आराम से। ठीक है बच्चों? अब आखिरी एंगल रह गया भाई। आखिरी एंगल का नाम क्या होगा? आखिरी एंगल का नाम यानी कि एंगल 3 का नाम क्या होगा बच्चों? एंगल 3 का नाम बहुत ही आसान। एंगल 3 का नाम देंगे एंगल, क्योंकि वो OA और OC के बीच में बन रहा है। OA और O, यानी कि उसका एक आर्म है OA और एक आर्म है OC। तो या तो हम इसको कहेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बच्चों, सबने सही आंसर दिया है। तो हम इसको कहेंगे AOC, या हम इसे कहेंगे COA। ये हम क्यों बना रहे हैं साथ में? क्योंकि ये सिंबल है एंगल का। जैसे लाइन का सिंबल बच्चों क्या था, हम लिख कर उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन बना देते थे, है ना? इस तरीके से एंगल के लिए हम क्या करेंगे, लेकिन आर्म से पहले छोटा सा एंगल का निशान बना देंगे। बच्चों ये सारी बातें हम क्यों पढ़ रहे हैं? आप कहेंगे सर को क्या हो गया है, सर क्यों हमें पढ़ा रहे हैं ये सब चीजें? उसकी वजह बच्चों ये है कि अभी जो आप थ्योरम्स करोगे, थ्योरम्स के अंदर हम लोग बेटा ये सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। थ्योरम के अंदर हम बातें जो कर रहे होते हैं उसके अंदर हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, और वो जब सिंबल्स आप पता नहीं होगा कि कैसे नाम लेते हैं तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, थ्योरम्स करने के लिए आपको ये सारे रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब कोई मुझे बता सकता है कि कितने तरह के एंगल होते हैं? जैसे इसके अंदर ही मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर मुझे दो तीन तरह का एंगल दिख रहा है। ये वाला एंगल है 90 से छोटा, यानी कि एंगल नंबर 1 है एक्यूट एंगल। पता है ना एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है बच्चों, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। और एंगल 2 मुझे 90 या 90 से थोड़ा बड़ा ही लग रहा है। ठीक है, तो ये है ऑप्ट्यूस एंगल। वेरी गुड लाइबा, वेरी गुड वेरी गुड, बाकी सब बच्चे भी। और जो ये थर्ड एंगल है बच्चों, ये 90 से बड़ा है, और 90 से बड़ा होते तो पता नहीं कितना ज्यादा बड़ा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्ट्यूस बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? याद रखिएगा। हाँ, लैबा ने सही आंसर दिया था, लेकिन लैबा कैसे दिया? ये तो 90 से बड़ा है, 90 से बड़े को तो ऑप्ट्यूस बोलते हैं। देखो बच्चों, अब मैं बना के सिखा देता हूँ। अब मैं आपको सारे एंगल्स के नाम बता देता हूँ, और यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ एंगल भी आज खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, एंगल क्या होता है, एंगल को नाम कैसे देते हैं, रे क्या होती है, आज हमने ये देख लिया और हमारा मैक्सिमम टॉपिक है कवर हो चुका, कोई टेंशन की बात नहीं है। मिसाल के तौर पे हम कहें एक एंगल है 90 डिग्री से छोटा, ये है क्योंकि पहली टाइप। दूसरी टाइप है कि अगर एंगल 90 डिग्री हो। मैं डी से एक्यूरेट देख कर तो नहीं बना रहा बच्चों, लेकिन मैंने ये सिंबल बना दिया, इसका मतलब है ये कैसा एंगल है, 90। 90 के लिए स्पेशली हम इस तरीके से साइन बनाते हैं। बाकी सबके लिए इस तरह ये थोड़ा कर्व में होता है, और 90 के लिए थोड़ा सा स्क्वायर में होता है, इस तरीके से। दिस इज एक्यूट, एक्यूट एंगल, दिस इज
right angle. An angle of 90 degree is called right angle. Very good students. और 90 से ग्रेटर लेकिन 180 से छोटा बच्चों, 90 से ग्रेटर लेकिन ये 180 यहाँ होता है, ये वाला 180 होता है। अगर यानी कि स्ट्रेट लाइन हम बनाए तो स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल होगा, 90 प्लस 90 मिलकर हो जाएगा 180। तो हमारे पास 90 से ग्रेटर लेकिन 180 से स्मॉल, मतलब 90 से ग्रेटर इतना नहीं है कि सारे 90 से ग्रेटर को हम ऑब्ट्यूज बोलेंगे, 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास अगर 180 डिग्री हो जाए इस तरीके से तो इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसकी वैसे कोई खास जरूरत नहीं है, इसका कोई नाम दिया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको वैसे कह रहा हूँ कि हम इसको अगर बोलना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल। और 180 से भी अगर बड़ा हो जाए, और अगर एंगल हमारा 180 से भी बड़ा हो जाए, यानी कि ये वाला एंगल 180 से भी बड़ा है बच्चों, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा कैमरा ऊपर कर दूं ताकि आपको एक ही विंडो में सब चीजें नजर आ जाएं। बेटा 360 से दोबारा जीरो पे पहुंच जाते, इसका कोई नाम नहीं है बेटा, हमारे पास नाम स्ट्रेट एंगल का भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ बुक्स में दिया हुआ है इसलिए मैंने बता दिया। कहीं पर इसको नाम देते हैं बच्चों, कहीं पर इसको नाम नहीं देते, हमारी बुक में इसको कोई नाम नहीं दिया हुआ। हाँ, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल असल में सिंगल नहीं होता, वो दो से मिलके बनता है, इसलिए मैंने इसको सप्लीमेंट्री एंगल नाम नहीं दिया, मैंने इसको नाम दिया स्ट्रेट एंगल। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर किसी को आज के टॉपिक्स में कोई क्वेश्चन है बेटा, वो रेज हैंड कर सकता है, पूछ सकता है। मैं वैसे भी अनम्यूट कर देता हूँ, अगर कुछ क्वेश्चन है बच्चे तो आप पूछ लीजिए। सबने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे बच्चों तो पूछ लीजिए प्लीज। Anyone have any question? You can ask. You can unmute yourself. सर मेरा असाइनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आपने हमें दो एक्सरसाइजेस दी थी, एक्सरसाइज 4.1 और 4.2। सर 4.2 का जो सेकंड क्वेश्चन था वो मुझसे नहीं हो रहा क्योंकि वो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है करने में। चलो मैं आपको समझा दूंगा बेटा, वो क्लास में ही समझा दूंगा, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाइएगा, शुरू के 5-10 मिनट में मैं वो समझा दूंगा और फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और भाई इसके अलावा कोई क्वेश्चन? जो बच्चे बेटे टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया था, जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट आप लोगों का जो हुआ था मैथ्स का, या इसके अलावा भी, तो मैं आपके लिए एक असाइनमेंट बेटा शेयर कर दूंगा, वो असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोगों ने ऑलरेडी 4.1 और 4.2 का असाइनमेंट तो किया ही है, तो एक असाइनमेंट दूंगा वो लाजमी कीजिएगा बच्चों। उससे होगा ये कि आपका जो पेपर आने वाला है या जो भी आपने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। यानी कि वो कोई टेस्ट नहीं है, वो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सवाल पेपर में किस तरीके से आते हैं। सर पेपर कब से स्टार्ट है? बेटा वो तो बकरा ईद के बाद होगा, ओके। इंशाल्लाह 5 अगस्त से, सॉरी हाँ 5 अगस्त। तो समझने में कोई मसला अगर नहीं है तो आप लोग थम्स अप शो कर सकते हैं कि हाँ भाई समझ में आ गया। वेरी गुड फाइव, फबीहा वेरी गुड, अरीशा वेरी गुड। अरीशा तो सबसे ज़बरदस्त तरीके से भाई ध्यान लगा के बहुत अच्छे से पढ़ रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन पे। हम लोग होते हैं ना आपकी जगह, हम तो कभी भी नहीं कर सकते थे।
अल्लाह ताला ने आप लोगों को हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया है। जो अभी की जनरेशन है ना, वो हमारी जनरेशन से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप लोग वो सारे काम कर सकते हो जो शायद हम लोग अभी भी नहीं कर सकते। तो अपने इस टैलेंट को, अल्लाह की नेमत को ज़ाया नहीं करना बच्चों। जब हम आपकी एज में थे तो हमें मोबाइल का पता भी नहीं था, स्पेलिंग भी नहीं पता नहीं मोबाइल क्या होता है। और आप लोग मोबाइल पे देखो अपनी लर्निंग और ई लर्निंग जो है वो कंटिन्यू कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से होना चाहिए। इस पे पूरी दुनिया में जो है इन्वेंशन हो रही हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है। और हम लोग वहीं उस पर गेम्स खेलते रहते हैं पूरे दिन बैठ के। हम लोग इसके अलावा कुछ करते ही नहीं है। हसन कामरान कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी हसन, पूछिए बेटा। हसन, यू कैन अनम्यूट सर योरसेल्फ एंड। सर जो आपने असेसमेंट दिया था उसमें एक्सरसाइज 4.1 वो एक्सप्लेन कर देंगे अगली क्लास में। जी बेटा, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं एक दफ़ा रिकॉल कराऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। लेकिन इससे अच्छा तरीका ये है कि बेटा मैंने आपके साथ वीडियो लेक्चर शेयर किए थे एक्सरसाइज से रिलेटेड। आप वो देख लोगे ना, उसमें ज़्यादा डिटेल में शेयर हुआ हुआ है, ठीक है। आप उसको देख लोगे तो आराम से मैं बाकी की एक्सरसाइजेज भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस की जो वीडियोस हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा एज अ होमवर्क। होमवर्क इसलिए करता हूँ बच्चों ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए, आप लोग आराम से देख लो। तो घबराना नहीं देख के कि सर तो होमवर्क दिए जा रहे हैं। वो इसलिए ताकि आप आराम से उसको वीडियो को देख सको अपने पास, ठीक है बच्चों। चले अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। हमारा मीटिंग टाइम ऑलमोस्ट एंड है। और कोशिश कीजिएगा इसको रिव्यू करने के बाद जो टॉपिक हमने